भारत हमेशा से ही वो देश रहा है जहां महान लोगों ने जन्म लिया, जिसने दुनिया को कुछ सबसे जीनियस माइंडेड लोग दिए हैं। जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग सभ्यताएं बसाना भी नहीं जानते थे, तब हमारे महान ऋषि मुनि और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा रहे थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी जानकारी, इतने रहस्य छिपे हुए हैं जिनका हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आधुनिक दुनिया में जब विज्ञान और वैज्ञानिक खोजों का इतिहास लिखा जा रहा था, तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की खोजों को दुनिया में प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जैसे जैसे भारत की दुनिया में पहुंच बढ़ती जा रही है और हमारे इतिहास की विस्तृत खोज हो रही है, वैसे वैसे हम उस स्वर्णिम इतिहास और उस ज्ञान को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमी के उसी ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप कहेंगे मेरा भारत महान। तो आपने सुना होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नवग्रहों की बात की गई है, लेकिन ग्रह तो असल में 8 ही हैं, है ना? तो क्या उन्हें ये नहीं पता था या उन्होंने प्लूटो को भी प्लैनेट मान लिया था? ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार नवग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूरज, चांद, राहु और केतु आते हैं। यहाँ राहु और केतु हमारे चांद के ही दो अलग अलग पोजीशंस को कहा गया है। अब यहाँ आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला तो ये कि क्या उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था, और दूसरा ये कि क्या वो सूरज और चांद को भी ग्रह ही मानते थे। ये बात तो सच है कि उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इन ग्रहों को बिना टेलीस्कोप्स के नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो सूरज और चांद को प्लैनेट नहीं मान रहे थे। अगर आप ऊपर बताए गए नवग्रहों के नाम देखोगे तो उसमें हमारी धरती का नाम भी नहीं है। दरअसल नवग्रह वर्ड से उनका मतलब 9 प्लैनेट नहीं था, बल्कि इसका मतलब था वो 9 ऑब्जेक्ट्स जो धरती पर और यहाँ रहने वाले जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आपको बता दूं कि महाभारत में वेद व्यास ने श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा नाम के 3 ग्रहों का जिक्र किया था, जिनका डिस्क्रिप्शन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से काफी हद तक मिलता है। लेकिन बाद के भारतीय खगोलविद तो सिर्फ शनि ग्रह तक के सौरमंडल को ही जान पाए थे। दोस्तों, आज से करीब 1400 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि हमारी धरती का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि 5000 योजन है। अगर हम सूर्य सिद्धांत में बताई योजन की वैल्यू से इसे कैलकुलेट करें तो 1 योजन का मतलब 8 किलोमीटर्स होता है और 5000 योजन मतलब 40,000 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम धरती के असल सरकमफेरेंस की बात करें तो वो है करीब 40,075 किलोमीटर्स। 12वीं शताब्दी के महान एस्ट्रोनॉमर भास्कराचार्य ने अपनी किताब सिद्धार्थ शिरोमणि में धरती के मूवमेंट और उससे होने वाले सीजनल चेंजेस और अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में काफी कुछ बताया था। माना जाता है कि उन्होंने इसी किताब में न्यूटन से काफी पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी चर्चा कर दी थी। उनके अकॉर्डिंग धरती समेत सभी ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष में अपने पोजीशन मेंटेन रखने में मदद करता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्राचीन लिपियों में एक और बात कही गई है कि हर दिशा में सूर्य ही सूर्य है। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज ये जानते थे कि आसमान में चारों ओर दिखने वाले स्टार्स असल में दूसरे सोलर सिस्टम के सूरज हैं, और हमारा अपना सूरज भी एक स्टार ही है। दोस्तों, प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसके लिए कई ऑब्जर्वेटरीज भी बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा के उदयगिरी हिल्स भी प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मानी जाती है। यही नहीं, कश्मीर और साउथ इंडिया के कई पार्ट्स में भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई थी। आपने जंतर मंतर तो सुना ही होगा, और आप में से कई लोग तो वहां घूमने भी गए होंगे। क्या आपको पता है कि इन्हें 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इंडिया में टोटल ऐसे 5 जंतर मंतर हैं जो दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में स्थित है। जंतर मंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कैलकुलेशन करना, और यहाँ एक से एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं जो धरती, चांद और दूसरे ग्रहों के मूवमेंट्स के टाइम जैसे कई एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ एक सन डायल है जो इक्विनॉक्स की कैलकुलेशंस करता है और उस जगह का एग्जैक्ट टाइम भी बताता है। आपको बता दूं कि इक्विनॉक्स उस दिन को कहते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है। इन सब से आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत और यहाँ का अंतरिक्ष विज्ञान कितना विस्तृत, सटीक और करिश्माई था। प्रसिद्ध अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर
कार्ल सैगन ने एक बार कहा था कि जब वो साउथ अमेरिका की माया सभ्यता के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और उनकी टाइम कैलकुलेशंस को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। लेकिन फिर जब वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ते हैं तो उनके पास कहने को शब्द ही नहीं बचते। उन्होंने कहा था कि जब यूरोपियंस अपनी प्राचीन किताबों और ज्ञान के बलबूते दुनिया को 1000-2000 साल पुराना ही मानते थे, उसके हजारों साल पहले ही माया सभ्यता के लोग समय में लाखों साल की सोच रखते थे और भारतीय लोग करोड़ों और अरबों साल के ज्ञान से परिचित थे। क्या आप सोच सकते हैं कि आज से कई 100 साल पहले हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने ये सब कैसे किया होगा? आखिर क्या वजह रही होगी कि उन्होंने ये सब ज्ञान एकत्रित किया? इसका सीधा साधा वजह है हम इंसानों की क्यूरियोसिटी, हमारा मन जो हमें हर चीज को जान लेने की इच्छा से भर देता है, जो हमें इस असीम ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाता है। इसकी वजह है हमारी कल्पना, जो लाइट की स्पीड से भी तेज चलती है और जिस पर फिजिक्स का कोई रूल लागू नहीं होता। क्या आपने कभी रात में छत पर बैठकर तारों को देखा है? अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। आसमान में बहती तारों की इस नदी में आपका मन हिलोरे मारने लगेगा। अंतरिक्ष की इस दुनिया में डूबकर आप दुनिया की सारी बातें भूल जाओगे। आपका मन शांत हो जाएगा और आत्मा जैसे दूसरे ही डायमेंशन में पहुंच जाएगी। उस समय अपने दिल पर हाथ रखना, वो एहसास आप जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। इस विशाल ब्रह्मांड में आप अपने आप को अकेला पाएंगे। उस समय आपको यह एहसास होगा कि आपका घर, आपका शहर, आपका देश, आपकी ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है। हमारी धरती पर धर्म, जाति, रंग, भाषा और देश के बंधनों में बंधा इंसान असल मायनों में सिर्फ स्टार डस्ट है। जी हाँ दोस्तों, स्टार डस्ट यानी कि तारों की धूल। हम सब के सब तारों के अंश ही तो हैं। हम भी उसी चीज के बने हैं जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है। अगर बात करें हमारी पृथ्वी की तो इस ब्रह्मांड में इसकी औकात तो शायद एक धूल के कण के बराबर भी नहीं होगी, लेकिन इस पर रहने वाले जीवों का ज्ञान इसे अनोखा बनाता है। हमारी पृथ्वी तो सिर्फ सूर्य का ही चक्कर लगाती है, लेकिन हमारा मन और हमारी क्यूरियोसिटी तो ना जाने कितने स्टार्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स, नेबुलास और ब्लैक होल से होते हुए ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच जाता है, या शायद हमारी सोच के अंत तक। किसी ने ये बिल्कुल सही कहा है, आंखें चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की शक्ति होती है। इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो यार घूमो फिरो, खुश रहो, नए साल का जश्न मनाओ और एंजॉय करो। और अगर आप न्यू ईयर पर कहीं घूमने नहीं जा रहे हो तो निराश मत हो यार। हमारी धरती हर दिन सूरज को रिवॉल्व करते हुए 26 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल करती है और इसके बाद सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर 19 लाख किलोमीटर अलग घूमता है। फिर मिल्की वे लोकल ग्रुप में रिवॉल्व करती है और ये सिलसिला आगे चलता ही जा रहा है। अब लाखों करोड़ों किलोमीटर्स की डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये 2-3 किलोमीटर्स का घूमना तो वैसे भी नेग्लिजिबल है ना यार। सो स्टे पॉजिटिव और आप जहां भी हो न्यू ईयर को दिल से एंजॉय करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो।